कंप्लीट इंस्टीट्यूशन विच हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स। तो ट्रेड यूनियन जो है उसके नाम से ही समझ में आता है कि ट्रेड यूनियन है, जो यूनियन है बहुत सारे लोगों की, जो लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में उन सब लोगों की यूनियन है। ये यूनियन लोगों को एक साथ लेके आती है, उसके बहुत सारे पर्पसेस होते हैं और उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो दो हमने ये पहले किया हुआ है ये टॉपिक पूरा, आप देख सकते हो उसमें भी, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से फटाफट आज कर लेंगे। ट्रेड यूनियन इज़ अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन विच हैज़ मैनी एस्पेक्ट: इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। ट्रेड यूनियन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक तो है ही क्योंकि उससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकल भी है क्योंकि इट मेंटेन द साइकोलॉजी ऑफ द वर्कमैन। जो लोग हैं उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर काम की जगह पे अच्छा होगा तो वो ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे अपने काम को और अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड सोशोलॉजीज़, उनके बीच में जो सोशल कुछ भी रिलेशनशिप्स है, उनके जो सोशली कुछ गैदरिंग होती है, कुछ गेट टुगेदर होता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड पॉलिटिकली भी अगर ट्रेड यूनियन है तो पॉलिटिकली भी दे कैन प्ले। डिप्लोमेटिकली कंपनी हैज़ टू टेक consider this trade union. All these characteristics differ from country to country. So definition given by Sydney and Webs: a trade union is a continuous association of wage earners. तो ट्रेड यूनियन क्या है एज पर सिडनी एंड वेब्स? कोई भी एक राइटर का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बहुत सारे राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, बट ये डेफिनेशन जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और थोड़ा इजी भी है, तो मैंने ये एक ही लिखा है। अ ट्रेड यूनियन इज़ अ कंटिन्यूस एसोसिएशन है ऑफ वेज अर्नर्स, जो वेज अर्न करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ देयर वर्किंग लाइफ्स। उनकी वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सारे वेज अर्नर्स की, जो वेज अर्न करते हैं, उनकी कंटिन्यूस एसोसिएशन को ट्रेड यूनियन बोलते हैं। अब ट्रेड यूनियन वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी मतलब जो कंपलसरी ना हो, इट्स नॉट मैंडेटरी। कंपलसरी नहीं है कि हर एक कंपनी में, हर एक इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन होना चाहिए। इट्स अ वॉलेंटरी एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस एसोसिएशन। वो एक बार बनती है तो वो कंटिन्यूसली चलती है, सिवाय के सब लोग मिलके उसको डिसॉल्व करना चाहें तो। ट्रेड यूनियन ऑब्जेक्ट इज टू मेंटेन एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि वर्किंग कंडीशन जो काम कर रहे हैं उनकी इम्प्रूव हो, और जो वर्किंग कंडीशन है वो मेंटेन भी रहे, मतलब ख़राब ना हो और इम्प्रूव हो। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो 1926 में आया था, डिफाइंस ट्रेड यूनियन एज। अब ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से क्या डेफिनेशन है? ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जो हमको एग्ज़ाम में आता है। ट्रेड यूनियन के बारे में लिखना है तो डेफिनेशन ये लिखना ही है, और ये समझने में, याद करने में भी बहुत ईजी है। ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन, वेदर टेम्पररी और परमानेंट। पहले तो ये कॉम्बिनेशन है, टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। फॉर्म्ड प्राइमरीली फॉर्म होता है फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए? वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, मतलब वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में, फिर वर्कमैन और वर्कमैन आपस में उनके रिलेशन अच्छे हो, और एम्प्लॉयर्स हैं दो डायरेक्टर हैं, 5 डायरेक्टर है, 16 डायरेक्टर हैं, जितने भी एम्प्लॉयर की कैटेगरी में है, तो एम्प्लॉयर के बीच में भी रिलेशन मेंटेन हो। तो आधा डेफिनेशन तो इसमें ही कवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ये है, ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पररी और परमानेंट। इतना तो याद आ गया कि वेदर टेम्पररी और परमानेंट, कॉम्बिनेशन टेम्पररी और परमानेंट। फिर फॉर्म्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग रिलेशंस। प्राइमरीली ये इसलिए बना था ताकि रिलेशन को रेगुलेट कर सके। अब किसके बीच में रिलेशन? 3 केसेस है, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। आधा डेफिनेशन खत्म। फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, किस लिए? रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इम्पोज करने के लिए ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस, किसी भी ट्रेड और बिजनेस के कंडक्ट के लिए। यहाँ तक डेफिनेशन ख़त्म हो गया। अब इसमें सिर्फ एक एडिशनल लाइन है कि इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन में 2 या 3 या 4 बहुत सारे ट्रेड यूनियन मिलके भी एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, मतलब ऑलरेडी छोटी छोटी ट्रेड यूनियंस हैं, वो सब मिलके एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो फेडरेशन ऑफ
टू और मोर ट्रेड यूनियन भी ट्रेड यूनियन में आता है, ये डेफिनेशन ही इतना है, ये सिर्फ लाइन ऐड हुई है कि इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियन। तो बहुत इजी है, डेफिनेशन समझ में आया कि ट्रेड यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन है, टेम्पररी या परमानेंट है, प्राइमरीली किस लिए बना है, रिलेशनशिप रेगुलेट करने के लिए, किसके बीच में रिलेशनशिप, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, वर्कमैन एंड वर्कमैन, और किस लिए, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन रखने के लिए ऑन कंडक्ट ऑफ ट्रेड या बिजनेस। ये हो गया डेफिनेशन खत्म, सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है, एंड इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियंस, दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियन मिलके भी एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। नाउ ट्रेड यूनियन इज वाइडर इन पर्सपेक्टिव बिकॉज इट इज़ यूज द टर्म कॉम्बिनेशन इंस्टेड ऑफ टर्म एसोसिएशन। तो ट्रेड यूनियन जो है वो वाइडर टर्म है बिकॉज यहाँ पे डेफिनेशन में कॉम्बिनेशन वर्ड है, ये कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन की बात नहीं है, सिर्फ वर्कमैन और वर्कमैन के रिलेशन की बात नहीं, ये कॉम्बिनेशन है, सब चीज़ का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे ट्रेड यूनियन मिलके भी कॉम्बिनेशन करके ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, इसीलिए ये दिया गया है कि ये जो टर्म है वो पर्सपेक्टिव है, बड़ा है, वाइडर है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि सीक्रेट कोई प्लान करना, इलीगल कोई सीक्रेट प्लान करना। इट डील्स विद दोज एक्ट्स विच आर प्रिविलेज इफ डन बाय इंडिविजुअल मे बी एक्शनेबल इफ डन इन कॉम्बिनेशन। अब हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये हमको पढ़ना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या है कि अगर कोई लोग मिलके कॉम्बिनेशन में, मतलब कोई एम्प्लॉयर के लोग बाहर वाले लोगों से मिलके या किसी के साथ भी मिलके ऐसे कोई भी कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि कोई भी ऐसा सीक्रेट प्लान बनाते हैं जो इलीगल है कंपनी के लिए, तो उसको जो है ट्रेड यूनियन के डेफिनेशन में कंसिडर किया गया है। मतलब अगर ऐसा कुछ भी है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ट्रेड यूनियन में ये हर्डल्स आते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ये लोग यूज़ करते हैं कॉन्स्पिरेसी के लिए, वो एक हर्डल है ट्रेड यूनियन के लिए। मतलब ट्रेड यूनियन को बनाए का मकसद कुछ और था, बट लोग क्या करते हैं, वो जो आपस में मिलके कुछ और ही डिप्लोमेसी करते हैं। तो ट्रेड यूनियन वर मीन्ड फॉर कॉजिंग restraints of trade. Trade unions were looked upon from very beginning as a prima facie illegal bodies. Initially ये था कि ट्रेड यूनियन को इलीगल बॉडीज़ ही बोला जाता था, क्योंकि पहले जब ये एक्ट नहीं आया था तब ट्रेड यूनियन वाले जो लोग होते थे वो सिर्फ यही काम करते थे कि कंपनी को धमकाने का काम करते थे। इलीगल लोग होते थे जो कंपनी के बॉसेस को अपनी मांगे पूरी कराने के लिए धमकियां देते थे। तो इसीलिए शुरू में जो था ये ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट अलग था। The earlier theory was that they were organized for doing something conspiracy. तो ये लोग कॉन्स्पिरेसी करने के लिए ही बनाते थे ट्रेड यूनियन इनिशियली, जब ये एक्ट आया उसके पहले। तो बिकॉज ऑफ स्ट्राइक्स वर नॉट एक्सेप्टेबल, तब ये था कि स्ट्राइक्स भी अलाउड नहीं थे। अब भी जो है वो स्ट्राइक्स जो अलाउड है तो उसका भी कुछ फ्रेमवर्क है, उसका भी कुछ रेगुलेशन है, उसके हिसाब से ही स्ट्राइक है कि उसमें 14 डेज़ का नोटिस देना होता है। ऐसे नहीं कि कल से स्ट्राइक हो जाएगा, कंपनी को टाइम मिलना चाहिए कि वो उसकी तैयारी करे। तो जैसे मतलब स्ट्राइक्स है, तो पहले जो स्ट्राइक था ये मतलब ये लोग इलीगल बॉडीज़ थे, ट्रेड यूनियन वाले जो लोग होते थे वो लोग स्ट्राइक कर लेते थे, कभी भी अनड्यू एडवांटेज लेते थे जो उनको ट्रेड यूनियन के हिसाब से उनको जो राइट्स मिले थे वो। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मतलब कि टू कीप ट्रेड को कंट्रोल में रखना। पहले ट्रेड यूनियन का काम ये था कि ट्रेड को अपने हिसाब से कंट्रोल में रखते थे। मतलब ट्रेड यूनियन बोलेगी काम चालू तो चालू, काम बंद तो बंद। तो ये भी एक ज़रूरत थी, इस वजह से भी ट्रेड यूनियन का एक्ट आना ज़रूरी था। इफ़ लेजिटिमेट इंटरेस्ट आर नॉट इन्फ्लिक्टेड, तो ये विदाउट जस्टिफिकेशन था, कभी रॉन्ग डिसीजन होते थे, कभी इन बैड फेथ जो है वो अपने मन मर्जी से करते थे, और ऑब्जेक्ट इज़ टू हार्म अदर्स। ऐसी सब चीज़ों के वजह से ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हुआ, और अल्टीमेटली क्या होता था, बिजनेस पे इफेक्ट होता था। अगर ट्रेड यूनियन प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रही थी, जब पहले ट्रेड यूनियन का कोई एक्ट नहीं था, उनके लिए कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं थे तब। फिर इसमें उसका डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में दिया है कि सबसे पहले 1918 में इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन वॉज फाउंडेड बाय पीपी वाडिया,
हु हैड सिंपैथी फॉर वर्किंग क्लास, उनको लगा कि वर्किंग क्लास के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने जो है वो मद्रास लेबर यूनियन का फाउंड किया, बनाया। फर्स्ट ट्रेड यूनियन 1918 में बनी। दिस वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट ऑफ ट्रेड यूनियन विथ रेगुलर मेंबरशिप ड्यूज एंड रिलीफ फंड। उसमें रेगुलर मेंबरशिप ड्यूज भी थे, उसमें सब लोग मिलके फंड्स भी इकट्ठा करते थे, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम आए, किसी का एक्सीडेंट हो, किसी को कुछ हो, तो वो रिलीफ फंड उनके अच्छे के लिए यूज़ हो सके। तो दिस मूवमेंट वॉज कन्फाइंड मतलब रेस्ट्रिक्टेड। ये जो मूवमेंट था ये सिर्फ कुछ ही जगहों पे था, ऑल ओवर इंडिया में नहीं था। जैसे कि मुंबई, बॉम्बे पहले, अहमदाबाद एंड मद्रास वर वेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज स्टैब्लिश। जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर ही सिर्फ ट्रेड यूनियन कॉमन था, और मुंबई, अहमदाबाद और मद्रास में ही पहले ट्रेड यूनियन था। ये कब की बात है? 1918 के बाद। पहले मद्रास में आया, उसके बाद ये मूवमेंट जो था ये सिर्फ इन्हीं जगहों के लिए सीमित था। फिर 1947 ऑनवर्ड्स द फेज वॉज गोल्डन एरा ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। तो ट्रेड यूनियन की जो फेम है, जो ज़रूरत है, वो बढ़ी 1947 के बाद। तो ट्रेड यूनियन का स्कोप यही है, स्पेसिफिक है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल नहीं है, मतलब लीगली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वर्कर्स की, ऑफन विद इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ट्रेड। हमेशा किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए होगी या पर्टिकुलर ट्रेड के रिलेटेड होगी। एक इंडस्ट्री की एक ट्रेड यूनियन होगी, या एक कोई ट्रेड की, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, उनकी एक अलग ट्रेड यूनियन होगी। गोल्स क्या है? प्राइमरीली फोकस्ड ऑन इमीडिएट प्रैक्टिकल इश्यूज फॉर इट्स मेंबर। अगर किसी को प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम है, मेंबर्स को मतलब वर्कमैन को जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए इश्यूज को सॉल्व करना ही मेन पर्पस है। सच एज नेगोशिएटिंग पे बेनिफिट्स, अगर किसी का पे बेनिफिट्स, किसी को ग्रेजुटी, पीएफ वगैरह नहीं मिल रही है, उसके लिए फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है ऑफिस में, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स अगर कुछ है मैनेजमेंट के साथ, और वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए मेन ट्रेड यूनियन का गोल है, इसीलिए वो बनाया गया। मेथड क्या है? रिलाइज ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग। किस तरीके से ट्रेड यूनियन अपना, कौन से मेथड से ट्रेड यूनियन अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है? एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा एग्जाम में आता ही है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है। हमने ऑलरेडी इस पर किया भी हुआ है, बट स्टिल इसका मतलब यही है कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियन जो लोग वर्कर्स के बिहाफ पे कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं, कलेक्टिवली नेगोशिएट करते हैं, कलेक्टिवली आके उनके बिहाफ पे, पूरी टीम के बिहाफ पे आके बात करते हैं, कुछ नेगोशिएट करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स इन डिस्प्यूट, कोई अगर मेंबर डिस्प्यूट में है उसके बिहाफ पे कलेक्टिवली बार्गेन करती है। ट्रेड यूनियन का ये मेथड है। अगर उसको कोई भी चीज़ के लिए मनवानी है बात, तो सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। अगर उससे बात नहीं बनती है तो उनको सम केसेस में स्ट्राइक करना पड़ता है, टू डू स्ट्राइक एक्शन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो दो तरीके हैं उनको अपनी बात मनवाने के, एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, दूसरा स्ट्राइक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका ट्रेड यूनियन का? ये फॉर्मल है और ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज नहीं है। कोई भी मेंबर कभी भी आके बनेगा, कभी भी निकलेगा, वैसा नहीं होगा। ट्रेड यूनियन बनने के बाद भी उसके इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे, उसमें से कुछ लोग आपस में इलेक्ट करेंगे, जो वहाँ का चेयरमैन होगा, हेड होगा, तो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे, और उनको लीगल रिकॉग्निशन भी होगी। ट्रेड यूनियन जो भी लेटर लिखेगी, जो भी कोई रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें उनकी साइन होगी, जो उसके इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे। मतलब एज गुड एज एक वो ट्रस्ट बना रहे हैं, या एक कंपनी बना रहे हैं, एक फर्म बना रहे हैं, जिसमें एक हेड होगा जो सबके बिहाफ पे साइन करेगा, जिसके स्टैम्प लगेगा तो साइन कौन करेगा? ट्रेड यूनियन। हर जन से तो साइन नहीं कराएंगे, एक कंपनी में 3000 मेंबर्स है तो उसका जो ट्रेड यूनियन होगा, उनमें से भी, ट्रेड यूनियन में 20 लोग होंगे फॉर एग्जांपल, उनमें से भी जो हेड होंगे, इलेक्टेड जो ऑफिशियल्स होंगे, वो लोग ही, उनको ही लीगल रिकॉग्निशन होगी। अब ट्रेड यूनियन का क्रिटिसिज्म क्या है? उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो लिमिटेड टू फ्यू एस्पेक्ट्स, नॉट फॉर लार्जर एस्पेक्ट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बड़े मुद्दे हैं, उसके लिए ट्रेड यूनियन काम नहीं आती है। पर्सनल मतलब आती है बट लिमिटेड है, इतना कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। पर्सनल बेनिफिट टू लीडर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये एक क्रिटिसिज्म है कि जो उसके लीडर्स होते हैं ट्रेड यूनियन के, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और जो बाकी लोग होते हैं उनको कम होता है। मिसयूज़ ऑफ स्ट्राइक,
ट्रेड यूनियन स्ट्राइक का आज भी मिसयूज़ करती है, उनको पावर है, उनके पता है कि स्ट्राइक लीगल है, हम कर सकते हैं अगर लीगल प्रोसीजर से गए तो स्ट्राइक का और अदर पावर्स का मिसयूज़ आज भी होता है, ट्रेड यूनियन करती है। हर ट्रेड यूनियन नहीं करती बट कर सकती है। तो दिस इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेड यूनियन। डिफ़िकल्ट टू चेंज दी मेथडोलॉजी, जो मेथडोलॉजी है उसको चेंज करना मुश्किल है, ट्रेड यूनियन की मेथडोलॉजी को चेंज करना मुश्किल है। तो दीज आर द 4 डिसएडवांटेजेस या क्रिटिसिज्म फॉर ट्रेड यूनियन। नाउ ट्रेड यूनियन राइट्स इन इंडिया, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ट्रेड यूनियन के राइट्स के बारे में बताता है। तो ये 6 राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 ने दिए हैं ट्रेड यूनियन को। एक तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इंक्लूड राइट ऑफ पिकेटिंग मतलब प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट आम इंडिविजुअल को है, तो ट्रेड यूनियन को भी है। और ट्रेड यूनियन को ये भी राइट है कि वो प्रोटेस्ट करे, राइट ऑफ प्रोटेस्ट करने का और डेमोन्स्ट्रेट करने का। कोई चीज़ को अगर उनको बैनर लगा के डेमोन्स्ट्रेट करना है तो वो भी उनका ट्रेड यूनियन का राइट है। राइट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन करना, ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन करना। अभी हम आगे पढ़ेंगे और एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आता है कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है और ट्रेड यूनियन का रिकग्निशन क्या है। रिकग्निशन कब होता है? जब उसको अस्तित्व मिलता है, और अस्तित्व कब मिलता है? जब वो रजिस्टर्ड होगी। तो रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन बाय एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर करेंगे कि हाँ ये ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज्ड है, इनकी जो भी बात होगी वो मानी जाएगी। तो ये हम आगे देखेंगे कि डिफरेंस क्या है रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन में। और राइट्स रिगार्डिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड कलेक्टिव एक्शंस, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग और कलेक्टिव एक्शंस के लिए ये राइट है ट्रेड यूनियन को एज पर आर्टिकल 19। राइट्स रिगार्डिंग कंडक्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का फंक्शनिंग कैसे होगा, कंडक्ट कैसे होगा, वो सारे राइट्स भी ट्रेड यूनियन को है। एंड अदर मिसलेनियस राइट्स हैं ट्रेड यूनियन के पास। फंडामेंटल राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन अंडर आर्टिकल 19(1)(c ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन को फॉर्म करने का राइट भी सभी ट्रेड यूनियन के पास है, सभी इंडस्ट्रीज़ के मेंबर्स के पास है। कोई कंपनी उनको रोक नहीं सकती कि आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हो, क्योंकि संविधान ये परमिशन देता है आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी के तहत के फंडामेंटल राइट है ये किसी भी कंपनी के मेंबर्स का, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का, किसी भी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ का, कि वो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। नाउ अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ज़रूरी नहीं है हर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो, लेकिन अगर उनको रजिस्टर करना है तो दैट कम्स अंडर सेक्शन 8 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट के सेक्शन 8 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन होती है, जिसमें 7 or more members of trade union may apply for registration of trade union under Trade Union Act 1926। 7 या ज़्यादा मेंबर्स होंगे ट्रेड यूनियन में। एक ट्रेड यूनियन है जिसमें सिर्फ 3 मेंबर्स है, 4 है, 5 है, 6 है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जा सकते। मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए तो ही वो रजिस्टर अपने आप को कर सकती है। और 10% और 100 वर्कर्स whichever is less and at least 7 members in establishment on the date of application होनी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में 700 वर्कर्स है, तो 700 वर्कर्स हैं, उसका 10% मतलब 70, तो 70 या 100 उसमें से जो भी कम है उतने मेंबर्स चाहिए ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए। मिनिमम 7 तो है ही, बट डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या साइज़ है। तो एग्जांपल ये है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 700 अगर कंपनी में वर्कर्स हैं तो उसका 10% मतलब 70 हुए, 70 नंबर्स और 100 वर्कर्स, जो भी उससे में कम है व्हिचएवर इज लेस, मतलब ये इस कंपनी के लिए 70 मेंबर्स होने चाहिए। और 70 मेंबर्स होने चाहिए ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो तो ठीक है, बट एप्लीकेशन के टाइम पे 7 होने चाहिए। फिर भले ही बाद में निकल जाए, लेकिन एप्लीकेशन के डेट ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे 7 मेंबर्स एस्टेब्लिशमेंट में होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। A union must include union's rules and details of purpose of membership details। तो जब रजिस्ट्रेशन करने जाता है ट्रेड यूनियन
तब उसमें यूनियन को अपने रूल्स लिखने हैं, डिटेल्स लिखने हैं, पर्पस क्या है वो लिखना है, और मेंबर्स के डिटेल लिखने हैं। इस आंसर को एलाबोरेट करके बहुत बड़ा भी किया जा सकता है कि मेंबर्स की डिटेल लिखनी है, मेंबर का नेम, एड्रेस, फिर उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो डिटेल लिखने हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखने हैं, और उनका डेजिग्नेशन लिखना है। ऐसी सब डिटेल्स उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में होती है। नेम ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ द इंडस्ट्री, वो सब लिखना है। इफ मेंबर लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एप्लीकेशन बट बिफोर रजिस्ट्रेशन, सच एप्लीकेशन विल बी स्टिल वैलिड। ये जो मैंने बताया कि 7 मेंबर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन होने चाहिए। एप्लीकेशन के बाद अगर कोई मेंबर छोड़ भी देता है ट्रेड यूनियन को, कंपनी को छोड़ने की बात नहीं चल रही है, ट्रेड यूनियन में मेंबरशिप छोड़ भी देता है, तो भी वो एप्लीकेशन वैलिड है, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे 7 मेंबर्स होने चाहिए। तो इफ़, और ये इफ़ नॉट मोर देन द हाफ ऑफ टोटल नंबर लीव द ऑर्गेनाइजेशन, बट हाफ से ज़्यादा लोग चले जाएंगे तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 7 मेंबर्स है, रूल ये कहता है कि 7 मेंबर्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब 7 का आधा होता है 3.5, तो 3.5 मेंबर्स तो हो नहीं सकते। तो कहने का मतलब हाफ से ज़्यादा मेंबर्स तो होने ही चाहिए, मतलब 4 मेंबर तो होने ही चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन हुआ नेक्स्ट डे सब निकल गए, खाली 2 ही मेंबर्स बचे, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, उसका जो ट्रेड यूनियन है उनका वो रजिस्टर नहीं होगा। तो मिनिमम हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाने चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन एंड एंश्योरिंग कंप्लायंस, द रजिस्ट्रार ग्रांट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जैसे होता है वैसे ही रजिस्ट्रार होता है जो सर्टिफिकेट देता है रजिस्ट्रेशन का ट्रेड यूनियन को। तो ये एप्लीकेशन पूरा एग्जामिन होता है, रजिस्ट्रार देखता है कि कंप्लाइंसेस है कि नहीं, लीगल कंप्लाइंसेस है कि नहीं, डॉक्यूमेंट कंप्लाइंसेस है कि नहीं, सब प्रॉपर होने के बाद रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट देता है ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन का। अब रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार कौन है जिसके पास पावर है सर्टिफिकेट देने की रजिस्ट्रेशन की? तो ये गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन टू बी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट में 1 या 2 या 4, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, उतने रजिस्ट्रार गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि ये रजिस्ट्रार होंगे, उनके पास एप्लीकेशन होगा। हो सकता है हर जोन का हो, कि फॉर एग्जांपल मुंबई जोन का अलग होगा, सातारा जोन का अलग होगा, पूना जोन का अलग होगा, तो उनके पास आपके एप्लीकेशन जानी चाहिए रजिस्ट्रार के पास फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रार जो अपॉइंट होता है वो अंडर सेक्शन 3 होता है in relation to trade union. The registrar for the state in which the head or registered office is, as the case may be, of the trade union is situated. तो हर स्टेट अपनी स्टेट के लिए जहाँ पर भी वो ट्रेड यूनियन है उसी जगह पे आपको एप्लीकेशन करना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री जो है वो पूना में है, तो पूना में ही आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन करना है। ऐसे नहीं कि पूना में कंपनी है और आप जाके राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करोगे, तो वो उसी एरिया में होगा जहाँ पे ट्रेड यूनियन सिचुएटेड है। कैन अपॉइंट एज मैनी एडिशनल एंड डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। अब ये मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट जितने ज़्यादा चाहे उतने ज़्यादा रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकती है। एडिशनल रजिस्ट्रार भले ही एक होगा, बट अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि बहुत सारे ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन करने हैं इस स्टेट में, तो ज़्यादा रजिस्ट्रार की ज़रूरत है, हर एरिया में ज़्यादा रजिस्ट्रार की ज़रूरत है, तो वो एडिशनल रजिस्ट्रार अपॉइंट करेंगे, डेप्यूटी रजिस्ट्रार अपॉइंट करेंगे। अब ट्रेड डिस्प्यूट क्या है? मेन तो डिस्प्यूट की ही बात है, क्योंकि डिस्प्यूट है तभी ही तो ट्रेड यूनियन की ज़रूरत है। तो इसलिए ट्रेड डिस्प्यूट हमने बहुत बार ये क्वेश्चन किया भी है और इम्पोर्टेंट भी है। Means any dispute between employers and workmen, or between workmen and workmen. Workman means any person employed in trade or industry, whether or not in employment of employer with whom the trade dispute arises. तो ट्रेड डिस्प्यूट क्या है कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट है, या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट है। तो जो 2 वर्कमैन हैं वो एक कंपनी के भी हो सकते हैं और अलग कंपनी के भी हो सकते हैं। हो सकता है कि
एक ब्रांच, एक बैंक की ब्रांच है, उसका उन लोग का जो भी डिस्प्यूट है वो अदर ब्रांच ऑफ लोगों के साथ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी एम्प्लॉयमेंट में है, एक ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं दोनों और उनमें डिस्प्यूट है। तो ट्रेड डिस्प्यूट का डेफिनेशन यही है कि कहीं भी डिस्प्यूट है, एक तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में तो ऑब्वियस है ही, और आपस में जो वहीं काम कर रहे हैं उनके लिए भी है ही, बट वर्कमैन का किसी बाहर के साथ भी डिस्प्यूट है तो वो भी ट्रेड डिस्प्यूट में आता है, ट्रेड डिस्प्यूट के डेफिनेशन में आता है। ट्रेड यूनियन एक्ट शल नॉट अफेक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो किसको अफेक्ट नहीं करेगी? पार्टनर्स हु आर हैविंग देयर ओन बिजनेस हैविंग एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्फ, मतलब पार्टनरशिप फर्म है कोई कंपनी और उनका आपस में एग्रीमेंट है, तो उन पे ट्रेड यूनियन अफेक्ट नहीं करेगी, ट्रेड यूनियन के जो असर है वो उन पे नहीं पड़ेंगे। एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉयड बाय हिम एज सच एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने आपस में पहले से ही एग्रीमेंट किया है कि ये टर्म्स होंगे, ये टर्म्स के हिसाब से ही काम होगा, इतना सैलरी होगा, इतना वेजेस होगा, इतनी छुट्टियां मिलेगी, इतना पीएफ होगा, इतनी ग्रेच्युटी होगी, सब एग्रीमेंट अगर क्लियर है तो ट्रेड यूनियन उसके बीच में नहीं आ सकती। एग्रीमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस और इंस्ट्रक्शन इन प्रोफेशन, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट, तो इन केसेस में भी ट्रेड यूनियन अफेक्ट नहीं होगी। ये कौन से केस है जिसमें सेल ऑफ गुडविल है, मतलब कोई अपना बिजनेस सेल कर रहा है किसी को, अपनी गुडविल सेल कर रहा है, किसी को बिजनेस बंद करना है, कोई और कंपनी टेक ओवर कर रही है, उसमें पहले से ही एग्रीमेंट है, या फिर कोई प्रोफेशन रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है, कोई ट्रेड या हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड कोई प्रोफेशन है जिसमें ऑलरेडी एग्रीमेंट है। ऑब्वियस बात है कि जिसमें पहले से ही एग्रीमेंट है, लोगों ने आपस में टर्म्स डिस्कस किए हुए हैं, तो ट्रेड यूनियन वहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगी। नाउ लेबर लॉ बिलोंग टू विच कैटेगरी, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, बट वी शुड नो कि लेबर लॉ बिलोंग्स टू सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर लेजिस्लेशन, क्योंकि वो सोशल इकोनॉमिक भी देखती है और वेलफेयर लेजिस्लेशंस भी देखती है। जो लेबर लॉ है वो बेसिकली यही देखता है लेबर लॉ के, सोशल इकोनॉमिक रिलेशंस हो ऑफ वर्कर्स और वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो फॉर वर्कर्स। नाउ द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन वॉज गिवन बाय इनमें से सिडनी एंड वेब, ये हमने अभी पढ़ा भी था स्टार्टिंग में। एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, every application of registration of trade union shall be made to registrar and shall be accompanied by copy of rules and statement of following। तो अभी जो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होगा अंडर सेक्शन 8, जिस भी रजिस्ट्रार के पास, उसमें क्या होगा, रूल्स का कॉपी भी देना है और ये स्टेटमेंट भी देने। स्टेटमेंट में क्या होगा, द नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनका नेम, उनकी ऑक्यूपेशन और उनके एड्रेसेस। प्लेस ऑफ वर्क ऑफ मेंबर्स इन केस ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन, अगर ये वर्कमैन की ट्रेड यूनियन है तो सबका प्लेस ऑफ वर्क क्या है। नेम ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस, ट्रेड यूनियन ने अपनी हेड ऑफिस कहाँ सोची है, कहाँ पे उनको अपनी हेड ऑफिस का एड्रेस देना है, जहाँ पे सारे करस्पॉन्डेंट्स हो गए वो भी उनको देना है। टाइटल ऑफ ऑफिस बेयरर्स, किसको कौन सा टाइटल दिया है, कौन चेयरमैन है, कौन वाइस चेयरमैन है, कौन प्रेसिडेंट है, तो जो भी टाइटल दिया है ऑफिस बेयरर को वो भी उनको बताना है, अलॉन्ग विद देयर नेम, एज, एड्रेस एक्सेट्रा, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये वो सब भी देना है। इफ ट्रेड यूनियन इज ऑलरेडी देयर for more than 1 year and not yet registered, it is mandatory to give statement of assets and liabilities। अभी किसी ने ट्रेड यूनियन बना दी है, 5-6 साल से चल रही है वो, बट अभी तक रजिस्टर नहीं की है, तो उनको रजिस्टर करना है। तो अगर रजिस्टर करना है जो ट्रेड यूनियन ऑलरेडी बनी हुई है, तो ऐसे केस में उनको एसेट्स और लाइबिलिटी का स्टेटमेंट भी देना होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन रूल्स, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन देना है उनको, ट्रेड यूनियन जब रजिस्टर करने जाएंगे तब। द होल ऑफ पर्पसेस फॉर विच द जनरल फंड ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी एप्लीकेबल, जनरल फंड जो है ट्रेड यूनियन का, उसका पर्पस क्या होगा, जो जनरल फंड आप लोग सब लोग इकट्ठा करोगे उसको कहाँ एप्लीकेबल करोगे, किसके लिए वो यूज़ होगा, किस पर्पस के लिए यूज़ होगा। लिस्ट ऑफ मेंबर्स, देयर फैसिलिटीज़ फॉर इंस्पेक्शन, उनको इंस्पेक्शन की क्या क्या फैसिलिटीज़ है,
मतलब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मेंबर्स को राइट होता है, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को राइट्स होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आके देखें कि ट्रेड यूनियन का फंड जो है वो मिसयूज तो नहीं हो रहा है। द पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स, सारे मेंबर्स को मिनिमम सब्सक्रिप्शन भरना होता है। ये नाम के लिए होता है, मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन भर के मेंबर बनना होता है। तो ये नाम के लिए भी कितना है देखिए कि मिनिमम 1 रुपी होना चाहिए अगर वो रूरल एरिया में है तो ट्रेड यूनियन, और 3 रुपीज़ होगा अगर अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो, और अगर एनी अदर केस है तो 12 रुपया होगा। ये सेक्शन 6 बताता है कि इतना मिनिमम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन उनको पे करना है। 1 रुपया विलेज के लिए, 3 रुपीज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, 3 रुपीज़ वो भी पर एनम है, साल में एक ही बार 1 रुपया, साल में एक बार 3 रुपया, पूरे साल का 12 रुपया अगर एनी अदर केस है तो। द कंडीशंस अंडर विच एनी मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट और एनी फाइन और एनी फॉरफीचर विच मे बी इम्पोज्ड ऑन मेंबर्स। तो ऐसी कंडीशंस क्या है ट्रेड यूनियन की जिस केस में ट्रेड यूनियन के मेंबर्स पे फाइन लग सकती है या उनका मेंबरशिप फॉरफिट हो सकता है, मतलब कैंसिल हो सकता है, या कैसी चीज़ों में जो मेंबर्स हैं उनको कहाँ पे बेनिफिट होगा, कहाँ पे उनको फाइन लगेगी, वो डिटेल्स भी ट्रेड यूनियन के जो डिटेल्स हैं वो रजिस्ट्रार को देने पड़ते हैं। द मैनर इन विच रूल्स शैल बी अमेंडेड, वेरीड और रेसिंडेड, मतलब कौन से मैनर में अगर इनको रूल चेंज करना है तो उनको कितनी मेजॉरिटी मेंबर्स की साइन लेनी होगी, 10%, 50%, 75%, या सब लोग मिलके बोलेंगे तो ही अमेंडमेंट होगा, मतलब चेंजेस होंगे, या कुछ डिलीट करना है उनको क्लॉज तो सब लोग मिलके करेंगे कि कितने मेंबर्स करेंगे, कि चेयरमैन को पावर है तो उनको वो मैनर भी देना है रजिस्ट्रार को। ये इसके सारे अनेक्शर्स होते हैं कि क्या क्या देना होता है रजिस्ट्रार को, कि कौन से मैनर में हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा अगर किसी को कुछ डिलीट करना हो क्लॉज तो उसकी वोटिंग होगी, क्या होगा, वो सब उनको देना है। द मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन जो मेंबर्स हैं इसके ऑफिस बेरर्स होंगे जो ट्रेड यूनियन के, तो वो नॉट मोर देन 3 years होगा, मतलब 3 साल से ज़्यादा कोई मेंबर नहीं, ऑफिस बेरर नहीं हो सकता। हर 3 साल उनको ऑफिस बेरिंग चेंज करनी होगी, नहीं तो क्या होता है कि एक ही जन की मोनोपोली मनमानी हो जाती है। तो इसीलिए रूल ये बोलता है कि हर 3 साल के बाद जो है वो इलेक्शन होना चाहिए और नए ऑफिस बेरर्स आने चाहिए। द मैनर ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब उसको ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व कर देना, ख़त्म कर देना, बंद कर देना। अगर ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो भी ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही देना होता है कि हमको अगर कैंसिल करनी है ट्रेड यूनियन तो कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा। नाउ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवानी है तो क्या होगा, वो सेक्शन 10 में आता है। इफ़ डन बाय रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि ये जो ट्रेड यूनियन है ये प्रॉपरली रूल फॉलो नहीं कर रही है, इनके मेंबर्स बरोबर नहीं है, या इनका जो भी कुछ गलत है एक्ट, तो रजिस्ट्रार जो है वो 2 महीने का नोटिस देगा और रीज़न देगा कि ये आप लोगों ने प्रॉपर नहीं किया, फंड्स प्रॉपर यूज़ नहीं किए, या आपने रिटर्न नहीं भरा, कोई भी रीज़न से वो रीज़न के साथ 2 महीने का नोटिस देगा कि आपको अगर चाहिए तो आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, नहीं तो आपका 2 महीने बाद लाइसेंस जो रजिस्ट्रेशन जो है, सर्टिफिकेशन जो है इसका ट्रेड यूनियन का, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रार अगर करेगा तो उसको 2 महीने का नोटिस देना है। लेकिन ट्रेड यूनियन अगर खुद कर रही है तो उसको जनरल मीटिंग रखनी होगी और उसमें 75% मेजॉरिटी होगी, 75% लोग हाँ बोलेंगे कि ठीक है कैंसिल करो रजिस्ट्रेशन, तो ही वो कैंसिल होगी। अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आता है वो सेक्शन 9 में आता है, जबकि सेक्शन 8 में हम लोग एप्लीकेशन करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन और 9 में उसका सर्टिफिकेट आता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट अबाउट मेंबरशिप हमने ऑलरेडी देखा कि नॉट लेस देन 10% और 100 विच एवर इज लेस, सब्जेक्ट टू मिनिमम 7 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, 7 मेंबर्स होने चाहिए ड्यूरिंग दी एप्लीकेशन। अब सेक्शन 11 क्या बोलता है, अपील्स के बारे में बोलता है। अपील फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रेड यूनियन बाय रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार ने बोल दिया कि मैं आपकी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर नहीं करूँगा, रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, तो क्या करेंगे,
बैठे तो नहीं रहेंगे, हम अपील में जाएंगे। कहाँ? हाई कोर्ट में, क्योंकि रजिस्ट्रार के ऊपर अगर कुछ है तो वो हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट के पास जाएंगे विद इन 60 डेज ऑफ सच रिजेक्टेड एप्लीकेशन। ऐसे नहीं 2 साल बाद गए आप, आपको 60 डेज के अंदर ही हाई कोर्ट के पास जाना है अपील लेके कि रजिस्ट्रार ने हमारी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने से मना कर दिया है। फिर हाई कोर्ट जो डिसीजन देगी वो, फिर अगर हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और हाई कोर्ट ने दे दिया रजिस्ट्रेशन की अनुमति तो वो फिर से रजिस्ट्रार के पास जाएगा और रजिस्ट्रार को बोला जाएगा कि हाई कोर्ट ने पावर दे दिया, अब आप, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन फिर वही रजिस्ट्रार रजिस्टर करके दे देगा। सेक्शन 12 जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताता है। अगर आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुई है, किसकी? ट्रेड यूनियन की ऑफिस की, ऑफिस चेंज हुई है, ईमेल आईडी चेंज हुई है, तो आपको 14 डेज के अंदर इंटीमेट करना है। किसको? रजिस्ट्रार को। अगर नहीं किया तो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो ये कैंसिल रखने का पावर रखते हैं। तो वो क्या करेंगे? कैंसिल करने के लिए 2 महीने का नोटिस देंगे अलॉन्ग विद द रीज़न कि आपने ऑफिस का एड्रेस चेंज किया बट आपने इंटीमेट नहीं किया 14 डेज में, तो या तो फिर आप फाइन भरो या तो 2 महीने में हम आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो कैंसिल कर देंगे। तो रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन 12 में आता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन जो है सेक्शन 13 ये बताता है कि ट्रेड यूनियन जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। एक तरह की जैसे कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसके पास पावर है कि वो एक प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है, प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, अक्वायर कर सकती है। ट्रेड यूनियन के पास पावर है कि वो किसी के ऊपर केस भी कर सकती है। सिमिलरली लोगों के पास भी पावर है कि उस ट्रेड यूनियन के ऊपर भी केस किया जा सकता है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 14 ये बोलता है कि एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू ट्रेड यूनियन, कंपनीज एक्ट, सोसाइटीज एक्ट, CHS। तो ट्रेड यूनियन किस पे एप्लीकेबल नहीं है? कंपनीज एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, सोसाइटीज़ जो बनी है उस पे नहीं है, और CHS जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है उनमें आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हो। अब 1/3 ऑफ ऑफिस बेरर ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी फ्रॉम आउटसाइड। अब अगर ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस बेरर्स होते हैं, जो चेयरमैन, मैनेजर या जो भी कोई लोग होते हैं, वो उसमें से 1/3 जो है वो बाहर से हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल टोटल अगर 9 मेंबर्स है तो उसके 1/3 मतलब 3 मेंबर्स उसके बाहर से हो सकते हैं, और 5 विच एवर इज लेस। रूल क्या बोलता है? 1/3 और 5। तो अगर 9 टोटल मेंबर्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं ट्रेड यूनियन में, तो उसके लिए 1/3 मतलब 3 और 5। तो यहाँ पे विच एवर इज लेस मतलब 3 इज लेस। तो 3 मेंबर बाहर से हो सकते हैं जो उस कंपनी में काम नहीं करते हैं। तो बाहर से क्यों लेकर आते हैं ये लोग? क्योंकि अगर उनको ज़रूरत लगती है कि किसी एक्सपर्ट को लाना चाहिए ट्रेड यूनियन का ऑफिस बेयर, किसी LLB, किसी एडवोकेट को लेना चाहिए, किसी कोई और एक्सपर्ट हो किसी इंडस्ट्री में, कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो उसको उनको लेना है, गवर्नमेंट ऑफिसर को, किसी को भी अगर उनको लेना है बाहर से, तो वो 1/3 और 5 उनमें से जो भी कम होगा उतने मेंबर्स को वो लोग बाहर से ले सकते हैं। अब सेक्शन 15 बताता है जनरल फंड्स के बारे में। अब होता ये है कि ट्रेड यूनियन के पास 2 तरह के फंड्स होते हैं। एक तो जनरल फंड होता है, तो जनरल फंड जो है शुड नॉट बी इंटरमिक्स्ड बट kept separately because members cannot be compelled to contribute to political fund। अब 2 तरह के फंड होते हैं, एक जनरल फंड होता है, एक पॉलिटिकल फंड होता है। जनरल फंड को हमेशा अलग रखना पड़ता है ट्रेड यूनियन को, क्योंकि पॉलिटिकल मेंबर्स जो है हु डू नॉट कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल फंड कैन नॉट बी डिनाइड एनी बेनिफिट्स विच आर अदरवाइज अवेलेबल टू देम। तो होता ये है कि जनरल फंड को मिक्स नहीं करना है, पहले तो सेपरेटली रखना है, क्योंकि मेंबर्स को ये कंपलसरी नहीं होता है कि आपको पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट करना है। तो अगर ट्रेड यूनियन को पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट करना है तो वो अपने मेंबर्स को बोलेगी कि आपको पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट करना है तो उसमें करो, या जनरल फंड में करना है तो उसमें करो। बट जनरल फंड में तो उनको कंट्रीब्यूट करना ही है, लेकिन पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट करना है या नहीं वो उनकी मर्जी है, उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। मेंबर्स जिनको पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करना है
तो भी उनको बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, जो ट्रेड यूनियन को बेनिफिट्स मिलते हैं, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, बिकॉज उनका वो राइट है। तो जनरल फंड जो होता है, जो सब लोग मिलकर फंड लेकर यूज़ करते हैं या लेके आते हैं, या बहुत सारी कंपनियों में भी होता है कि जनरल फंड के लिए कुछ अमाउंट एलोकेटेड होता है फॉर ट्रेड यूनियंस। तो वो फंड किस लिए यूज़ किया जा सकता है? पेमेंट ऑफ सैलरीज, अलाउंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस बेरर्स। अब जो ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेरर्स होंगे, मतलब जो कोई लोग बाहर से आए हैं या कोई और अकाउंटेंट रखा है, कुछ और ऑफिस बेरर्स हैं, उनका तो खर्चा होता है, उनका खर्चा कंपनी तो देगी नहीं, तो उनका खर्चा जनरल फंड में से जाता है। या कोई अलाउंसेस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेड यूनियन के पर्पस के लिए खर्चा हो रहा है, वो जनरल फंड्स से होता है। एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग, ऑडिट करवानी है, अकाउंटिंग है ट्रेड यूनियन की, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो जनरल फंड से जाती है। एक्सपेंसेस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कुछ लीगल जो प्रोसीडिंग्स होती है, कभी कभी केस होता है तो एडवोकेट के फीस है, ये है, गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी है, तो वो सब भी जनरल फंड से जाता है। कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, अगर ट्रेड डिस्प्यूट कंडक्ट करने हैं, कहीं पे कुछ बैनर्स लगाने हैं, कुछ भी करना है, तो वो सब जनरल फंड से होता है। कॉम्पेंसेशन ऑफ मेंबर्स फॉर एक्सपेंसेस, किसी मेंबर ने एक्सपेंस किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन, तो वो भी जनरल फंड से जाता है। अलाउंसेस ऑन डेथ ऑफ मेंबर, कोई मेंबर अगर डेथ हो गई या किसी की ओल्ड एज है, किसी का सिकनेस है, एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे केस में उसकी फैमिली को जनरल फंड्स में से यूज़ हो सकता है। पॉलिसीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेड यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी पॉलिसीज़, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के लिए पेमेंट जनरल फंड से जाता है। एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स जनरल फंड से जाता है। एनी कंट्रीब्यूशन फॉर बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करना है, टेक्निकल रिसर्च करनी है, वो सारे जनरल फंड से ही यूज़ होता है। सेक्शन 16 बात करता है सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस, तो पॉलिटिकल फंड जो है वो अलग होगा, जनरल फंड अलग होगा। जो पॉलिटिकल पर्पस के लिए होगा उसको पॉलिटिकल फंड बोलेंगे, वो सेक्शन 16 में आता है, और सेक्शन 15 में जनरल फंड आता है। तो सेक्शन 16, पॉलिटिकल फंड की ज़रूरत क्या है? तो पॉलिटिकल फंड की ज़रूरत ये है फॉर प्रमोशन ऑफ सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। तो पॉलिटिकल उनको भी रिलेशन बना के रखने हैं, कुछ मतलब रिलेटेड टू सिविक है, रिलेटेड टू जनरल रोड्स, जनरल लॉबीज, ऐसा कुछ है, तो वो पॉलिटिकल फंड से जाता है। पेमेंट फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर, अब इनकी भी आपस में जो कोई भी अगर मेंबर है ट्रेड यूनियन का, उसको लेजिस्लेटिव बॉडी में मेंबर बनना है या लोकल अथॉरिटी में इलेक्शन में आना है, तो उसका जो पैसा है वो पॉलिटिकल फंड में से जाएगा। होल्डिंग ऑफ एनी मीटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी लिटरेचर और डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी को डॉक्यूमेंट कोई लिटरेचर लिखना है, उस कैंडिडेट को आपस उनके अंदर से ही जो कोई एक कैंडिडेट होगा ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स में से कोई एक इलेक्शन में खड़ा है, तो उसके लिए लिटरेचर, उसके लिए बैनर्स, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो वो पॉलिटिकली पर्पस है, तो इसीलिए वो पॉलिटिकल फंड में से जाएगा, वो जनरल फंड से नहीं जाएगा। सेक्शन 17 टॉक अबाउट इम्यूनिटीज अगेंस्ट क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इम्यूनिटीज मतलब क्रिमिनल ट्रेड डिस्प्यूट्स है अगर, तो ट्रेड यूनियन को कुछ इम्यूनिटीज है, इम्यूनिटीज है मतलब उनको कुछ डिफेंसेस अवेलेबल है, कुछ पावर है उनके पास कि उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी। तो ये देखते हैं क्या है। एन एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर क्रिमिनल लॉ, तो कोई भी इलीगल काम करना क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर क्रिमिनल लॉ। अकॉर्डिंग टू आईपीसी, when two or more persons agreed to do or cause to be done an illegal act, अगर दो आईपीसी के हिसाब से when दो से ज़्यादा लोग आपस में एग्री होते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं जो इलीगल एक्ट है, और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज नोन एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब वो एक्ट भले ही इलीगल ना हो, बट ऐसा कुछ एग्री करते हैं वो जिसके वजह से कुछ इलीगल हो या फिर इलीगल एक्ट ही हो, तो वो दोनों भी इलीगली कंसिडर किए जाते हैं और उसको बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एज पर आईपीसी। तो सेक्शन 17 जो है वो प्रोटेक्शन देता है ऑफिस बेरर्स को
पूरी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को और ऑफिस बेरर्स को, सॉरी सबको, मुझे लगा सिर्फ ऑफिस बेरर को होगा, बट ऑफिस बेरर को भी एंड मेंबर्स को भी, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को, कि वो जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उनका ये उनको इम्यूनिटी मिलती है, उनको एक डिफेंस मिलता है, वो अपने बिहाफ पे वो लोग लड़ सकते हैं उस चीज़ के लिए कि हमने ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कही थी, हमने जो ये किया था वो ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन किया था, और ये जो हमने स्ट्राइक या जो भी कुछ हमने एक्ट किया था वो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन था, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग था, वो जो भी था। तो office bearers and members are given immunity against criminal conspiracy in trade disputes, trade related जो भी disputes होंगे, और जनरल फंड्स को भी अगर मिसयूज हुआ है तो भी उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, उनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं दी जाएगी अगर वो बता सकते हैं कि ये फंड मैंने इसलिए यूज़ किया था, बट दे एग्री टू कमिट एन ऑफेंस, इम्यूनिटी डिसअपियर्स। बट अगर वो खुद ही एग्री कर रहे हैं कि उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है और उनका इंटेंशन रॉन्ग था, तो फिर ये इम्यूनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब उनको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और उनको उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सज़ा मिलेगी एज पर IPC। इफ़ ट्रेड यूनियन डू स्ट्राइक पिकेटिंग एट शॉप, स्ट्राइक कर रहे हैं, पिकेटिंग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं शॉप पे या फैक्ट्री पे, सो दैट ही शुड नॉट डील विद कस्टमर्स एंड इट इज़ इन नेचर ऑफ इंटरफियरेंस विद ट्रेड और बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर। तो अगर कोई ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, यहाँ पे अगर वो ये ऐसा क्यों कर रही है ताकि वो अपने कस्टमर्स, शॉप के बाहर अगर वो कर रही है ऐसा प्रोटेस्ट कर रही है, तो वो कस्टमर्स अंदर नहीं आ पाएंगे और उसका ट्रेड नहीं होगा, तो एम्प्लॉयर का बिजनेस जो है वो खराब होगा। तो ये जो एक्ट है, व्हेन डन कलेक्टिवली और इन अ कॉम्बिनेशन बाय नंबर ऑफ वर्कर्स वुड बी कॉन्स्पिरेसी। तो ये भले ही एक कॉन्स्पिरेसी है जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है, बट उनको ये मेंबर्स ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, उनके कुछ पर्पसेस हैं, इसीलिए उनको इम्यूनिटी मिल जाएगी, वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कि हमने ये रीज़न की वजह से, हम एज अ ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेरर के हिसाब से हमारा ये पर्पस था, इसलिए हमने ये जो एज पर रूल हमने ये स्ट्राइक की है। तो सो प्रोविजन इज मेड टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो फिर अगर ऐसा होगा, हर कोई अगर स्ट्राइक करेगा और हमेशा ट्रेड यूनियन पे केस लगेगा, तो फिर ट्रेड यूनियन कोई बनेगी ही नहीं और कोई बनाएगा ही नहीं और सब डरेंगे। तो इसीलिए ट्रेड यूनियन को ये प्रोटेक्शन है, एक तरह का एक इम्यूनिटी है कि उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज नहीं होंगे। बट इफ थ्रेट और वायलेंस आर यूज, लेकिन अगर उन्होंने किसी को डराया, धमकाया और वायलेंस किया, मारा मारी की, तो फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड अगेंस्ट एन एक्शन फॉर डिफेमेशन। अगर किसी को डिफेम करने की बात है, जानबूझ के किसी का नाम खराब कर रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा लिख रहे हैं ट्रेड यूनियन, तो उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस होगा। नाउ इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टन केसेस, 18 में ये आता है कि कुछ सिविल केसेस के लिए भी उनको प्रोटेक्शन मिलता है ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेरर और मेंबर्स को। इफ एनी एजेंट ऑफ ट्रेड यूनियन डज एनी टॉर्टियस एक्ट, द कोई रॉन्ग कर रहा है, टॉर्टियस एक्ट मतलब टॉट, हमने पढ़ा है टॉट में, लॉ ऑफ टॉट में, तो कोई भी ऐसा टॉट किया है, द ट्रेड यूनियन विल नॉट बी लाइबल इन एनी सूट। तो ट्रेड यूनियन के एजेंट ने भी अगर ऐसा काम किया है या ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने ऐसा काम किया है जो टॉट है, तो उसके लिए उनके लिए लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। सो सच इम्यूनिटी इज अवेलेबल ओनली व्हेन एजेंट, अगर एजेंट ने ऐसा कोई टॉट किया है तो ये इम्यूनिटी कब मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई एजेंट ने कुछ गलत किया ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन, बट उसको ट्रेड यूनियन ने ये करने को बोला ही नहीं था, तो कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, बट ऑब्वियस है। और इसको जो बोला गया था उसने उससे ऑपोजिट किया, कॉन्ट्ररी टू इंस्ट्रक्शन, उसे उल्टा ही जाके कर दिया उस एजेंट ने, तो ऑब्वियसली उसको, एजेंट को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। हाँ, उसने एग्जैक्टली जैसा ट्रेड यूनियन मेंबर्स ने बोला था वैसा ही किया, तो उसको इम्यूनिटी मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ उनके बिहाफ पे काम कर रहा है एज ए एजेंट ऑफ ट्रेड यूनियन, वो अपने मर्जी से नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका एग्रीमेंट है ट्रेड यूनियन के साथ। Now, enforceability of agreement between members of trade union, registered trade union,
will not be void or voidable merely because any object and agreement are as per law for the time being in force. तो एग्रीमेंट जो होगा ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के बीच में, वो कभी भी वॉइड और वॉइडेबल नहीं होगा, मतलब नल एंड वॉइड नहीं होगा, वो हमेशा उसको लीगल एस्पेक्ट दिया जाएगा। सेक्शन 20 बोलता है कि सारे ऑफिस बेरर को, मेंबर्स को राइट है कि वो बुक्स ऑफ जो ट्रेड यूनियन है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कभी भी जाके चेक कर सकते हैं, अकाउंट्स, बुक्स, लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो भी है। राइट ऑफ माइनर्स टू बी अ मेंबर्स इन ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स में 15 ईयर्स प्लस कोई होगा तो वो उसका मेंबर बन सकता है और एज अ मेंबर उसको सारे राइट्स मिलेंगे, बट मिनिमम एज शुड बी 15 प्लस। एंड 21A बोलता है कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेरर, ऑफिस बेरर, हाँ मेंबर नहीं, कौन होगा जो ऑफिस बेरर नहीं बन सकता। ऑफिस बेरर 18 ईयर्स से छोटा नहीं बन सकता, लेकिन मेंबर बनने के लिए 15 ईयर्स प्लस है तो वो मेंबर बन जाएगा। बट मेंबर बन गया ट्रेड यूनियन का, उसमें से कुछ लोग ऑफिस बेरर्स होते हैं, जो लोग चलाते हैं, मेन होते हैं। तो ऑफिस बेरर बनने के लिए 18 प्लस एज होनी चाहिए और वो बंदा कभी जेल में नहीं गया होना चाहिए, कभी मतलब लास्ट 5 ईयर्स तक वो जेल में नहीं गया होना चाहिए। उसके पहले 10 साल पहले गया हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो चलेगा, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में वो जेल में नहीं गया हो, इम्प्रिजनमेंट नहीं मिला हो। ही कैन बी अ ऑफिस बेरर इफ ही हैज़ नॉट बीन टू इम्प्रिजनमेंट इन लास्ट 5 ईयर्स, वही तो वो ऑफिस बेरर बन सकता है अगर वो लास्ट 5 ईयर्स से इम्प्रिजनमेंट में नहीं गया है। प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बेरर टू बी कनेक्टेड विथ इंडस्ट्री, तो ऑफिस बेरर के लोग इंडस्ट्री से कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई इंडस्ट्री स्टील रिलेटेड है और उसमें नासा के रिटायर्ड ऑफिसर को लाके रख दिया, तो ऑफिस बेरर का जो प्रपोर्शन है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर है कोई, तो उसमें 50% ऑफ 50% फ्रॉम सेम इंडस्ट्री। तो फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो 50% उसी इंडस्ट्री के होंगे, दैट इज दोज हु आर एक्चुअली एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री। एक्सेप्शन क्या है कि गवर्नमेंट कुछ स्पेशल और जनरल ऑर्डर दे सकती है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट कि आपको चाहिए तो आप वो, अगर आपको ऐसा कुछ करना है, मतलब आपके मेंबर्स को 50% से ज़्यादा आपको बाहर के लोग लेके आने, दूसरी इंडस्ट्री के लेके आने, तो आपको गवर्नमेंट का उसमें अप्रूवल लेके, परमिशन लेके, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लिखवा के फिर ही आप ये कर सकते हो। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो होगी उसमें ये हमने पढ़ा है 1/3 और 5 विच एवर इज लेस शुड बी, नहीं ये पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ रहे हैं कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अगर है तो उसमें सेम इंडस्ट्री से कितने लोग होने चाहिए, 1/3 और 5 विच एवर इज लेस। मतलब अगर 9 मेंबर्स है तो 1/3 इज 3 और 5, तो मतलब इस केस में 3, तो 3 मेंबर्स एटलीस्ट उसमें जो है वो सेम इंडस्ट्री से होने चाहिए। तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन चेंज इट नेम, अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को नेम चेंज करना है तो वो सेक्शन 23 में आता है। तो नेम चेंज करना है तो उसके लिए क्या लगेगा, 75% लोगों की कंसेंट लगेगी। 2/3 मतलब 75% लोगों अगर एग्री करेंगे कि हाँ नेम चेंज करना है और ये नेम रखना है तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार को नोटिस देना ज़रूरी है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अमालगमेशन एंड इट्स इफेक्ट, अगर चेंज ऑफ नेम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन डज नॉट इफेक्ट, अगर अमालगमेशन हुआ है मतलब 2 कंपनियों का आपस में मर्जर हुआ है या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया है, तो ऐसे केसेस जो है वो सेक्शन 24 to 28 में आते हैं। एनी राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रेड यूनियन जो है वो कोई चेंज नहीं होगा अगर अमालगमेशन हुआ है। तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अक्वायर किया है तो ट्रेड यूनियन के राइट्स, ट्रेड यूनियन के ऑब्लिगेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वही राइट्स होंगे। डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग्स और अगेंस्ट ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग होगा तो भी वो अफेक्ट नहीं करेगा ट्रेड यूनियन को। लीगल प्रोसीडिंग विच माइट हैव बीन कंटिन्यूड और कमेंस्ड और अगेंस्ट ट्रेड यूनियन बाय फॉर्मर नेम विच विल बी कंटिन्यूड बाय इट्स न्यू नेम, अगर नेम चेंज हो गया ट्रेड यूनियन का और पहले वाली ट्रेड यूनियन पे कोई केसेस थे, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने नाम चेंज कर लिया तो आप छूट जाओगे पहले की चीज़ों से, वैसा नहीं होगा। आपके ऊपर कोई भी अगर
लिटिगेशंस है तो वो कंटिन्यू होंगे इवन आफ्टर यू चेंज द नेम, इवन आफ्टर आपने अमालगमेशन कर दिया तो हर ट्रेड यूनियन ऐसे करेगी, जानबूझ के नेम चेंज कर लेगी और पहले के लिटिगेशन सब वेव ऑफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अमालगमेशन में भी होगा तो एग्जिस्टिंग राइट्स जो है वो सेम ही रहेंगे, क्लेम्स भी सेम रहेंगे, जो आपके ऊपर पहले से क्लेम है कुछ तो वो आपको भरने ही है, वो आपको फेस करने ही है। डिसोल्यूशन, तो हमने देखा डिसोल्यूशन मतलब अगर डिसॉल्व करना है, ख़त्म करना है तो वो नोटिस रजिस्ट्रार को देना होगा 14 days ऑफ सच डिसोल्यूशन। 14 days ऑफ डिसोल्यूशन में आपको 14 days के अंदर अंदर आपको डिसोल्यूशन का नोटिस देना होगा। ड्यूली साइंड बाय एटलीस्ट 7 members एंड सेक्रेटरी, मिनिमम 7 members, जैसे एप्लीकेशन के टाइम पे होते हैं वैसे ही डिसोल्यूशन के टाइम पे भी 7 members है और सेक्रेटरी भी साइन करता है। इट कैन बी डिसॉल्व बाय कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स बोलेंगे तो ही डिसॉल्व होगा, और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, या तो कोर्ट ने बोल दिया आपका ट्रेड यूनियन डिसॉल्व कर दो तो करना पड़ेगा। Registrar shall divide the funds among its members if there is no rules of funds as per ट्रेड यूनियन रूल्स। अगर ट्रेड यूनियन डिसॉल्व हो रही है तो जो भी फंड्स है उसको आपस में ये लोग बांट लेंगे सारे मेंबर्स। अगर उसमें लिखा हुआ है ट्रेड यूनियन में कि ये फंड कहीं डोनेट हो जाएगा या ये फंड इन्हीं मेंबर्स को मिलेगा तो बात और है, लेकिन अगर कुछ लिखा ही नहीं हुआ है ट्रेड यूनियन के रूल्स में तो उनको सारे मेंबर्स को आपस में वो लोग बांट लेंगे जो भी फंड्स बचा होगा। फाइल रिटर्न्स टू रजिस्ट्रार बाय 31 दिसंबर, तो एवरी 31 दिसंबर के पहले रिटर्न फाइल करने होते हैं रजिस्ट्रार को। मतलब रिटर्न फाइल करना है मतलब अपने जितने भी एक्सपेंडिचर है, जितने भी पैसे आए हैं गए हैं, कैश फ्लो इन आउट, वो सब देना है। और वो स्टेटमेंट ऑडिट होना चाहिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो ऑडिट करेगा तो ही आप वो स्टेटमेंट, ऐसे नहीं कि किसी ने भी स्टेटमेंट बना के दे दिया, तो वो स्टेटमेंट में रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑफिस बेरर्स की कितने ऑफिस बेरर्स आए गए, चेंज ऑफ ऑफिस बेरर्स, और रूल्स अगर कोई आपने चेंज किए हैं, करेक्ट किए हैं, अल्टर किए हैं, वो भी, ये 4 चीज़ें आपको रजिस्ट्रार को एनुअली हर साल देनी है। अगर ये नहीं दिया तो आपका जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो सकता है। कॉपी ऑफ एवरी अल्ट्रेशन मेड इन रूल्स, कोई भी रूल्स में अल्ट्रेशन हुआ है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर भेजना है, उसके लिए 31 दिसंबर की राह नहीं देखनी है। अगर कोई भी रूल में चेंजेस हुए हैं तो 15 दिन के अल्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर आपको भेज देना है रजिस्ट्रार को। पावर टू मेक रेगुलेशंस, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग इन टू इफेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट, तो गवर्नमेंट के पास पावर है रेगुलेशन बनाने के लिए। रजिस्ट्रेशन का मेंबर्स, फीस पेबल ऑन रजिस्ट्रेशन, ये सब भी गवर्नमेंट के पास पावर है। ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अदर स्टेट इफ़ इट्स हेड ऑफिस हैज़ चेंज, अगर किसी की हेड ऑफिस चेंज हुई है, किसी कंपनी की हेड ऑफिस चेंज हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी उस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ऑडिट का मैनर क्या होगा, क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन जो ऑडिट करेगा वो कौन होगा, द कंडीशन अंडर विच इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रार भी आके इंस्पेक्ट करता है डॉक्यूमेंट्स, और फिर फीस कितनी होगी इंस्पेक्शन की अगर वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है जो ऑफिसर है, और कोई भी मैनर जो है कुछ भी अगर डिसाइड करना है तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो वो किस में डिसाइड करेगी, उसको पब्लिश करना होगा, उस रेगुलेशन को गवर्नमेंट पब्लिश करेगी अंडर सेक्शन 30 और वो ऑफिशियल गेजेट में आएगा, पब्लिक नोटिस आएगा। और ड्राफ्ट ऑफ रेगुलेशंस proposed shall be considered not be less than 3 months from the date on which draft was proposed regulation was published, तो वो पब्लिश हो गया तो आपको 3 महीने के अंदर उन चीज़ों को लागू करनी है। ऐसे नहीं कि 2-3 साल तक बैठे रहे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं प्रपोजल, हमको नहीं मालूम रेगुलेशन चेंज हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं तो हमेशा उसका कमेंसमेंट जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेबल करना है। पेनल्टीज़ क्या होंगे, कौन से डिफ़ॉल्ट पे पहले तो पेनल्टी होंगी। इफ़ फेलियर इन सेंडिंग नोटिस, अगर नोटिस आपने नहीं भेजे सारे मेंबर्स को और रजिस्ट्रार को, फिर स्टेटमेंट नहीं भेजी रजिस्ट्रार को, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, तो फिर वो पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी किसको लगेगी, सबको, एवरी मेंबर, वेयर
देर इज़ नो स्पेसिफिक ऑफिस बेरर रिस्पॉन्सिबल। हाँ, अगर कोई बता रहा है कि हमारे ऑफिस में ऑफिस बेरर हैं, अकाउंट्स ये देखेगा, स्टेटमेंट ये देखेगा, तो वैसे केस में उसको ही फाइन लगेगी, लेकिन फाइन सिर्फ 5 रुपया ही है, फाइन टू ₹5। तो ₹5 भरना होगा एवरी मेंबर को, एंड ₹5 ईच वीक आफ्टर फर्स्ट वीक के बाद एवरी वीक उनको ₹5 भरना होगा, अगर उन्होंने कोई भी इसमें से फॉल्ट किया है तो। कब तक फॉल्ट किया है, मतलब नोटिस भेजने में 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, तो हर वीक का 5-5 रुपया लगता जाएगा हर मेंबर को। और अगर उसमें बताया गया कि एक ही कोई ऑफिस बेरर रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको पर्सनली 5-5 रुपया हर वीक जितना वो डिले करता जाएगा उतना भरना पड़ेगा। अ पर्सन हु विलफुली मेड फॉल्स एंट्री, ओमिशन और जनरल स्टेटमेंट, अगर उसने जानबूझ के कोई जनरल स्टेटमेंट में चेंजेस की है या कॉपी ऑफ रूल्स में अल्ट्रेशन की है, तो उसको पनिशमेंट भी होगी और फाइन भी होगी, बट फाइन जो है वो 500 या 500 से कम होगी। आई थिंक